So good evening my dear friends, once again today welcome to my YouTube channel PTM classes। तो बच्चों आज का हमारा जो सेशन है हमने सर्कल के पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए थे, बट आज हम सर्कल के सेशन को रोकेंगे और आज हमारा जो सेशन होगा वो महाराष्ट्र बोर्ड SSC 10th के बच्चों के लिए रिवीजन मोड होगा आज। ठीक है, बच्चों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किन फॉर्मूलों को उन्हें ध्यान में रखना है, सम्स को कैसे सॉल्व करना है, आज हमारा सेशन उसके ऊपर होगा। होप करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारे पहले टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन अरेज होता है कि सर लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखते हैं, मैं अब आज पूरा डिफाइन करके नहीं बैठे इसको हम। सीधी बात है कि इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एज 1, यानी जब आपके इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगा तभी आप उसको बोलोगे लीनियर इक्वेशन। और आपके लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जर्नल फॉर्म ये रहा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, where a, b, c are real numbers, number 1, number 2, a, b should not equal to 0। 0 क्यों नहीं बेटा? अगर इसमें से कोई भी एक टर्म 0 हो गया तो आपका ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके लिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना कि आइदर वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ओके, इसके बाद सेकेंड टॉपिक अगर हम देखें, पहला टॉपिक हमारा ये था, सेकेंड टॉपिक जनरल फॉर्म। अब चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के पास। तो थर्ड टॉपिक में बच्चों हम कुछ सम्स को देखेंगे जिन्हें हमने कभी सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्व नॉर्मली इसमें आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, या फिर पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है ना, तो चलो इक्वेशन बनाते हैं 3x प्लस 5y। ठीक है ना, 3x प्लस 5y इक्वल टू 16, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, आपके सामने ऐसे दो इक्वेशन होंगे, आपने नंबर दे देना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और क्योंकि आप देखो दोनों के कोएफिशिएंट टर्म, ये जो a और b है इन्हें कोएफिशिएंट टर्म बोलेंगे, c को बोलेंगे कांस्टेंट। तो देखो इनके कोएफिशिएंट टर्म दोनों के सेम है, तो चलो क्या करेंगे, इनको एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 16, 5x प्लस 3y इक्वल टू 8। ऐड करना है, इन्हें ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 16 24। अब आप देख सकते हो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आपने 8 को बाहर निकाल दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 24। अब यहाँ पर मैं आपका हल्का सा दिमाग लूँगा, क्या 8 के टेबल में 24 आता है? अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस टर्म को उस साइड ले जा करके माइनस कर देते हैं। बच्चों माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर? रीज़न है कि आपका 8 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट यहाँ पे दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन हो तो वहाँ मल्टीप्लाई साइन होता है, और कभी भी यहाँ का मल्टीप्लाई टर्म वहाँ जा करके डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो और आप तो डायरेक्ट कर सकते हो।
सो दिस इज x प्लस वाई, कैट के टेल में 24 आता है, कितने जा 3 जा, देखा आपको मिल गया, x प्लस वाई का वैल्यू आपको मिल गया। इसी तरीके से अगर हमें x माइनस वाई, अब अगर बोल दिया जाए कि इसी सम में मुझे x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए तो प्रॉब्लम हो गई ना आपके लिए। अब बोलोगे सर कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं ज़रा, ठीक है। 3x प्लस 5y इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 1 एंड 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 इक्वेशन नंबर 2। जब हमें प्लस वाला सम दिया हो और माइनस में वैल्यू ढूंढनी हो तो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब मैंने क्योंकि फ्रॉम 2 लिखा है ना तो पहले 2 को पहले लिखेंगे। 5x प्लस 3y इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y इक्वल टू 16 सब्ट्रैक्ट। अब हमेशा ध्यान देना, जब आपको मैंने एडिशन बोला तो यहाँ पर हमने साइन चेंज नहीं करना, मगर जब हम सब्ट्रैक्टिंग बोलेंगे तो हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज हो गया हमारा, ओके। 5 माइनस 3 2x। अब ध्यान से देखो, नीचे यहाँ माइनस साइन है, ऊपर प्लस साइन है। जब अपोजिट साइन आ जाए ना बेटा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 3 2, बट माइनस 2, यहाँ देखो 16 और 8 है, यहाँ पे 16 का साइन क्या है माइनस, तो 16 माइनस 8 8, बट माइनस 8। सर वाई माइनस 8, बिकॉज साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यहाँ 16 ग्रेटर नंबर है ना, उसका साइन आएगा। अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 बाहर आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8। अभी आपको मैंने समझाया था कि यहाँ का टर्म वहाँ जाकर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, x माइनस वाई। तो क्या 2 के टेबल में 8 आता है, यस, कितने जा 4 जा, तो आंसर आ गया -4। सर y माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना बेटा, इसके लिए -4। और फिर नीचे ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया करो, वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू -4, और यहाँ पर देयरफॉर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इस टाइप के सम आपको आ सकते हैं फॉर 1 मार्क्स, और आपको इसमें सम आ सकते हैं जब MCQ आएगा तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और नॉट, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो ये सम बड़े सिंपल होते हैं बेटा। कैसे, 4 3 6 7 हमने नंबर ले लिए, ठीक है ना। अब अगर हमें ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट में सॉल्व करना है तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो d इक्वल टू 4 6 3 7 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान देना ऐसे, और ये जो होता है ना, ये फर्स्ट टर्म होता है, कभी भी इसको पहले लेना होता है। 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 6, 4 7 जा 28, 3 6 जा 18, आपका आंसर आ गया 10। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 10। ये रहा सम सॉल्व। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के पास ले लेते हैं कि अब अगर हमें क्वेश्चन में दिया है -4 3 -6 और ये हो गया हमारा 5, चलो -5 कुछ एंटिक करते हैं। सॉल्यूशन d इक्वल्स टू -4 -6
3 माइनस 5। मैंने क्या कहा, कभी भी आप पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना, तो -4 इंटू -5, ओके। और यहाँ पर 3 इंटू -6। अब माइनस क्यों, क्योंकि माइनस वाले सब में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 4 5 जा 20, और बच्चे यहाँ पे माइनस साइन डालते हैं, बिल्कुल गलत। बेटा माइनस माइनस प्लस, तो वहाँ माइनस साइन नहीं डालना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 6 जा 18, आपका आंसर आ गया 38। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 38, ओके। तो ये देख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट वाले सम, ये सब 1 मार्क्स के सम आपके लिए हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में सम आएंगे ये, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें करना सबसे इंपॉर्टेंट क्रैमर रूल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम ध्यान देंगे क्रैमर्स रूल के बारे में। तो क्रैमर्स रूल क्यों, अब इसमें है क्या, देखो क्रैमर्स रूल में बच्चों होता क्या है कि हमारे सामने इक्वेशन दिए होते हैं, 2x + 3y = 8, 4x - 7y = 9। चलो कोई भी जनरल इक्वेशन हम ले रहे हैं, इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। सॉल्यूशन 2x + 3y = 8, इक्वेशन नंबर 1, 4x - 7y = 9, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, जो इसे मैं आपको बाजू में दिखा रहा हूँ बच्चों, कि आपको इसके किससे कंपेयर करना है, आपको इसको दिमाग में रख के इससे कंपेयर करना है। कि इमेजिन करो कि आपके पास दो इक्वेशन ऐसे आ गए, = C1 A2x B2y = C2, ऐसे जनरल इक्वेशन। और जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढेंगे तो हम लिखते हैं A1 A2 B1 B2, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म जब आता है, जब हम यहाँ पे dx भी ढूंढते हैं बच्चों, तो जब हम dx ढूंढते हैं ना, तो ये जो x के कोएफिशिएंट हैं, दिस कोएफिशिएंट आर रिप्लेस बाय C1 एंड C2, कांस्टेंट टर्म से इनको रिप्लेस करेंगे, y की कोएफिशिएंट उसी तरीके से रहते हैं, ओके। और जब हम dy ढूंढते हैं तो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट उसी तरीके से रहेंगे, b के कोएफिशिएंट चेंज होंगे, C1 C2, ठीक है ना। इसको आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैमर रूल बड़ा इजी होता है, मगर बच्चों के मार्क्स सही पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। यहाँ बच्चे C1 C2 जो मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट टर्म लेना भूल जाते हैं। तो अब हमने देखा, अब जो हमने वहाँ देखा उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो D, मैंने कहा सबसे पहले क्या लेना है, x के टर्म 2 4, फिर y के टर्म 3 7, खाली 7 लिखो क्या, नो, 7 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस, ओके। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहा 2 × -7 और 3 × 4, 2 7 जा 14। अब ध्यान से देखो, -14 क्यों, यहाँ आगे माइनस साइन नहीं है, -4 3 जा 12। अब देखो ये दोनों माइनस में आ गए, ये दोनों माइनस में आ गए, तो इनको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 26। मगर 26 तो आएगा, बट यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ओके। अब हम लेंगे dx, तो मैंने कहा जब हम dx लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि dx के टाइम पे आप x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करोगे बाय कांस्टेंट टर्म, तो रिप्लेस कर देना है 8 9, और ये वाला टर्म ऐसे लिखना है 3 7 -7। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × -7 3 × 9, 8 7 जा 56 -56, 3 9 जा 27। इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया -83। नेक्स्ट dy। अब dy के लिए मैंने क्या रूल बताया आपको
कि आपको वाई एक्स के कोएफिशिएंट उसी तरीके से लिख रहे हैं तो लिख दो, क्या कुछ है एक्स कोएफिशिएंट 2 4, और किसको रिप्लेस करना है, वाई वालों को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आएगा 8 9, सो 2 इंटू 9 8 इंटू 4, 2 9 ज़ा 18, 3 4 8 4 ज़ा 32, ठीक है। अब 32 में से हमने 18 को माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया -14। क्या आंसर आ गया, -14। अब लिखना है बाय क्रैमर्स रूल। फॉर्मूले पे ध्यान देना है, मुझे किसकी वैल्यू ढूंढनी है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, ध्यान दो आपको dx की जो वैल्यू उसको लिखो -83, ठीक है ना, और आपको जो d की वैल्यू है उसको लिखो -26। अब ध्यान से देखो 26 और 83 दोनों एक साथ किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर हो गया 83/26 कॉमा y dy अपॉन डी, वैल्यू है -14 एंड -26। देखो यहाँ पर ये दोनों टर्म माइनस आंसर प्लस हो गया, और ये 14 और 26 दोनों किसके टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में आएंगे। तो हमारा आंसर आ गया 2 7 ज़ा 14, 2 13 ज़ा 26। ओके, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू, आपको आंसर लिखना है 83/26, 7/13 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको ये वाला चीज़ नहीं भूलना बेटा, ठीक है ना। जब आप d लिखोगे तो आप कभी भी x के कोएफिशिएंट y की कोएफिशिएंट लिखते हो, मगर जब आप dx लिखोगे तो आप dx के टाइम पे a के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करोगे बाय कांस्टेंट टर्म c1 c2, ओके। y वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। जब आप dy लिखोगे तो आप क्या करोगे, x के कोएफिशिएंट जैसे के वैसे ही रहेंगे, किसको चेंज करना है, b के कोएफिशिएंट को चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए क्रैमर्स रूल। तो बच्चों नॉर्मली हमारे जो सम होते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, क्रैमर्स रूल के टाइप के, या लीनियर इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया स्टार्टिंग में x + y वैल्यू ढूंढने वाला, या फिर हमारे लिए कुछ इक्वेशंस अलग तरीके से भी आते हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए ये हो गया नो। अब थोड़ा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, हमें क्वेश्चन मिल गया x + y = 6 एंड x - y = 8, ये हमें दो सम मिल गया। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन जस्ट बोला है, कौन से मेथड से बोला है नहीं, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x + y = 6 इक्वेशन नंबर 1, x - y = 8 इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखें तो इन दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट टर्म कांस्टेंट, इधर भी कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है, y के आगे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1 है, प्लस यहाँ पर अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो जब भी आपको अपोजिट साइन टर्म मिले सबसे पहले ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get x + y = 6, x - y = 8, एडिंग हमने लिखा है x + x 2x, ये देखो आपका y कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल, क्योंकि ऊपर +1 है नीचे -1 है, 1 - 1 0, 6 + 8 14, क्या 2 के टेबल में 14 आता है, यस, कितने जा 7 जा, तो x की वैल्यू आपको आ गई 7। फिर क्या करना है, लिखना पुट x = 7 इन इक्वेशन नंबर 1। हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, हम माइनस साइन से क्यों बचते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब आपका इक्वेशन नंबर क्या है, x + y = 6,
तो अभी x की वैल्यू क्या है 7, तो जहाँ पर x लिखा वहाँ पे क्या लिखोगे 7 प्लस वाई इक्वल टू 6, देयरफॉर y इक्वल टू 6, आपका +7 उससे जाके -7 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -1, देयरफॉर x कॉमा y, x की वैल्यू क्या आ गई 7, y की वैल्यू -1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ अब हमारे सामने क्वेश्चन और आता है, अगर हम इसी में क्वेश्चन ऐड करते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, तो ये थोड़ा हम बच्चे इसको थोड़ा बहुत अवॉइड करना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत है। सम बहुत इजी होते हैं बच्चे। ग्राफिकली है, आप चाहो तो ग्राफिकली वाले को डायरेक्ट टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। चलो हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर अब क्या करना है, देखो दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को आप उस साइड ले जाओगे। तो चलो x इक्वल टू 4, आपका +y उस साइड जाके -y हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इस साइड x लिया ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे x को रखा है, तो RHS साइड में कौन है 4 - y। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू लेंगे। स्टार्ट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 1। जैसे हमने y इक्वल्स टू 1 लिया तो 4 - 1 इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x, y इज 3, 1 फर्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट पुट y इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 - 2, 2, देयरफॉर x, y इज 2, 2। नेक्स्ट पुट y इक्वल टू -1। अब देखो जैसे आपने -1 डाला तो x इक्वल टू 4, -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, ये गलती इसलिए मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, -1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 इक्वल टू 5। तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू आ गई -1। देखो बच्चों, जब भी हम ग्राफिक्स के सम सॉल्व करते हैं ना, ग्राफ्स के, तो हमेशा इंपॉर्टेंट है कि हम कभी भी x वेरिएबल पहले लें और y वेरिएबल बाद में लें। ये होने के बाद में आप अगर सोचो कि मैं सम को इतना छोड़ दूं तो मेरा सम राइट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बच्चों। आपको ग्राफ में टेबल बहुत ज़रूरी बनाना, टेबल नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स वहीं पे कट जाएंगे। x y x, y। तो चलिए आपको यहीं से वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 3 1 3, 1 2 2 2, 2 5 -1 5, -1। ठीक है, आपका यहाँ पे टेबल बन गया। चलिए आप अपने मार्क्स को लॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट x - y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर x इक्वल टू 5, आपका -5 से जाएगा तो +y हो जाएगा। चलिए वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं, इनको नंबर डाल दें 1 2 3, हमने 3 वैल्यूज लिए, ठीक है ना। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करने। नंबर 1 पुट y इक्वल्स टू -2, देखो हमने सीधा y की वैल्यू -2 ली, क्यों ली, क्योंकि माइनस प्लस में ऑलरेडी है। तो 5 + -2, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, आंसर आ गया 3। देयरफॉर x, y 3, -2। नंबर 2 पुट y इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 5 + 1 6, देयरफॉर x, y this is 6, 1। Number 3 put y equals to -1, x equal to 5 + -1, now 5 - 1 4, so x, y is 4, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या बनाएंगे टेबल।
हमने टेबल बना दिया। नोट टेबल बनाने के बाद में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फटाफट। और याद रखो पेपर के टाइम पे मैनेजमेंट पे ध्यान दिया करो, टाइम के। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अपने वीडियो में कहा था यही टाइम है हमें प्रूफ करने का हाउ मच कैपेबल वी आर। कॉपी करके हम सिर्फ परसेंटेज ला सकते हैं, बस हो गया। हमारी कैपेबिलिटी हम नहीं बता सकते। ओके, अब देखो हमारे पास 2 टेबल आ गए। अब टेबल आने के बाद नॉर्मली बच्चे ग्राफ में मिस्टेक क्या करते हैं, कई बार बच्चे जब ग्राफ बनाते हैं तो उनका ग्राफ नीट एंड क्लीन नहीं होता बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्राफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ 0 लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 0 वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केल लिखना। स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है ना, ऐसे। नाउ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैं नंबर बहुत बड़े बड़े लिख रहा हूँ क्या, नहीं, मैंने नंबर की साइज नॉर्मल रखी है। कई बार बच्चे बड़ा बड़ा इतना बड़ा लिखते हैं, उससे फिर क्या होता है, इंप्रेशन खराब ना। एक तो इंप्रेशन खराब, दूसरा अगर कोई पॉइंट में आ गया तो हमें फिर समझ में आता कि हम उस पॉइंट को कहाँ पे लोकेट करें। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो आपके पास सारे कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। अब अगर मुझे इसे बनाना है तो पहला क्या है 3,1 3,1। देखो मैंने कहा ना कभी भी x पहले देखना है y बाद में। 3 और y दोनों भी प्लस में, यानी फर्स्ट किस में आएंगे, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। क्यों आएंगे, देखो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो जब दोनों पे प्लस हो तो कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 3,1। नेक्स्ट क्या है 2,2। तो चलिए 2,2 2,2। नेक्स्ट है 5,-1। तो 5,-1। अब क्या करना है हमें कुछ नहीं करना बच्चों, हमें बस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसी। और जब भी हम ग्राफ में ऐसा काम करें, ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपना इक्वेशन पहले लिखें। इक्वेशन क्या है, x + y = 4। सो दिस इज x + y = 4। ये हो गया। अब चलते हैं इसके पास सेकेंड इक्वेशन 3,-2। सो 3,-2, ये देखो, चलो 3,-2। नेक्स्ट 6,1 6,1। चलिए नेक्स्ट 4,-1। तो 4,-1। अब अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो ये देखो, ठीक है ना। अब ये देखो इसका भी इक्वेशन लिखते हैं पहले, क्या है x - y = 5। अब देखो मुझे तो नहीं मालूम था नहीं इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, तो जहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया बेटा ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और आपको कभी भी इसका पहले x देखना है, तो ध्यान देखो ये x पे कहाँ जा रहा है, ये x पे जा रहा है 4.5 पे, ठीक है। ये x पे कहाँ पे जा रहा है 4.5। और अगर मैं यहाँ देखूँ y पे, तो ये y पे यहाँ पे आ रहा है एकदम बीचों बीच, यानी कि मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज x, y, वो है 4.5 - 0.5। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है 4.5 - 0.5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ग्राफ में सम्स करने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कंफ्यूज नहीं होना है। सम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी आते हैं, हम लोग नर्वस होकर के सम्स को रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है ना।
तो बच्चों अब हमने देखा कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ऑलमोस्ट सारे सम हमने कवर किए, ठीक है ना। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सम समझ में आए होंगे, आप सम देखेंगे, समझेंगे, और आपको जो भी डाउट रहे वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे ज़रूर लिखना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो चुका है, तो अब हम बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के पास, ठीक है ना। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करेंगे। तो आप कहोगे सर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो में कब मिलेगा? तो बहुत रिसेंटली मिलेगा, हो सकता है आपको कल मॉर्निंग तक में मिल जाए, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी के पास। नाउ प्रोबेबिलिटी, बेटा जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी जिसका हिंदी में लोग क्या बोलते हैं इसे, संभावना, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अब सीधी बात है, अगर मेरे हाथ में एक कॉइन है बेटा और मुझे फेंकना उस कॉइन को, तो सीधी बात है कि उस कॉइन में 2 ही चीज़ें है, तो हेड या तो टेल है। अब ये तो नहीं कि मुझे दलदल में फेंकना है कि सर कॉइन सीधा गिर गया तो क्या, तो हेड और टेल हमें यहाँ पर मालूम होता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मगर एग्जैक्ट क्या आएगा हमें वो मालूम नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? हमें मालूम नहीं होता कि इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। ये मालूम है आने वाला क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मगर एग्जैक्ट कौन आएगा ये मालूम नहीं है, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी का नाम दिया जाता है। प्रोबेबिलिटी में बेटा सबसे बड़ा जो नंबर होता है ना, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, मुझसे कहोगे तो मैं कहूँगा ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर होता है प्रोबेबिलिटी में 1। और प्रोबेबिलिटी को हम अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो आंसर होता है 100%। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी का नंबर कभी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि 100% बस 1 का मतलब है 100%। नो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, अगर इनकी बात ना करें तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसे सम्स को देखते हैं। चलिए तो इमेजिन करो कि मुझे अगर एग्जाम में बोला जाए कि राइट सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट, ठीक है ना। मुझे खाली सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोला गया है, सैंपल पॉइंट लिखने के लिए बोला गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 2 coins are tossed up simultaneously। अब देखो बच्चों, हमने कितने कॉइन फेंके हैं? 2 कॉइन फेंके हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हेयर सैंपल स्पेस इज एस इक्वल टू, लिखना है ऐसे, ठीक है ना। ये एस है और एक करली ब्रैकेट है। अब देखो जब मैं कॉइन फेंकूंगा, 2 कॉइन फेंक रहा हूँ एक साथ, कितने कॉइन? 2 कॉइन फेंक रहा हूँ, ठीक है ना। आपने देखा कि कॉइन में नॉर्मली एक साइड हेड होगा, दूसरे साइड टेल, तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या पॉसिबिलिटी है कि पहले में टेल दूसरे में हेड आए, या फिर दोनों में टेल आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कॉमर्स का यूज़ करना है। या आपने स्टैंडर्ड 9th में सेट चैप्टर पढ़ा था ना, ये बिल्कुल सेट से मिलता जुलता है। यहाँ पे क्या होता है ना, आप एलिमेंट्स को सेपरेट करते हो बाय कॉमा। दूसरी चीज़, अब देखो मुझे पहला बोला गया था राइट सैंपल स्पेस, मैंने कर लिया। मुझसे बोला गया राइट सैंपल पॉइंट, तो अब सैंपल पॉइंट का मतलब है एन ऑफ एस। सर एन ऑफ एस क्या है ना, बच्चे उल्टा लिखते हैं कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, एस बाहर डाल देते हैं, एन अंदर डाल देते हैं और वही मार्क्स चले जाते हैं। इसलिए एन ऑफ एस, एन ऑफ एस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 4। अब अगर इसी सब में ट्विस्ट करना हो तो आप बोल सकते हो कि इवेंट, अब हम पॉसिबिलिटी, चलो इवेंट ए लेते हैं। इवेंट ए, इवेंट ए क्या आ गया कि
only head on both the coins, यानी सिर्फ हेड आना चाहिए दोनों कॉइन के ऊपर। तो अब अगर ऐसा एग्जाम में आ गया कि सिर्फ हेड आना चाहिए, तो देखो हेड अब कहाँ से देखना है, इसमें से देखना है, ध्यान रखो। ये हमारा सबसे बड़ा सेट, सैंपल स्पेस सबसे बड़ा होता है, उसके पास सारी पॉसिबिलिटी होती है, उस पर से ढूंढना रहता है, कहीं और से नहीं ढूंढना है। तो ओनली हेड ऑन बोथ द कॉइन्स, तो जब दोनों में उसने बोला हेड आना चाहिए, तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें दोनों में क्या आएगा, हेड। देयरफॉर n ऑफ a इक्वल टू 1। अब अगर हमसे पूछ ले इवेंट b कि बोथ हेड एंड टेल अपीयर्स ऑन कॉइन्स, बोथ हेड एंड टेल। अब दोनों हेड एंड टेल किस किस कंडीशन में आए, देखो दो कंडीशन में आए हैं। किस में, एक तो हेड एंड टेल, दूसरा टेल एंड हेड। अब अगर मुझसे कोई कहे सर इसका सैंपल पॉइंट लिखना है, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, n ऑफ b, ये लिखना नहीं भूलना है। कितना आंसर आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, 1 2, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे सैंपल स्पेस लिखने का तरीका, सैंपल पॉइंट लिखने का तरीका, और हमने 2 कॉइन टॉसअप करके देख लिया। अब 2 कॉइन के बाद चलो हम चलते हैं थोड़ा डाइस के पास, ठीक है। अब डाइस के पास चलेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा छोटा है, इजी है बहुत। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हम प्रोबेबिलिटी ढूंढने वाले हैं। चलो सम नंबर 1, तो अ डाइस इज रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब देखो हमने क्या फेंका, डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है जानते हो, डाइस का मतलब हम बोलते हैं पासा। लूडो खेलते हो ना, तो उसमें आप डाइस रोल करते हो ना। तो चलो सॉल्यूशन। अब देखो खाली आपको प्रोबेबिलिटी बोला है, बट आपको सब चीज जरूरी है। हेयर सैंपल स्पेस इज एस। अब जब आप डाइस फेंकते हो तो डाइस में 0 तो होता नहीं है, तो नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6। अब मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं। अब अगर जब मैं डाइस फेंकूंगा तो मुझे मालूम है कि 6 आएगा, मुझे मालूम है कि 1 आएगा, नहीं मालूम है। बट मुझे इतना मालूम है कि 1 से लेके 6 नंबर होते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। प्लस हमें यहाँ पे सैंपल पॉइंट नहीं बोला गया, बट हमें ढूंढना है। n ऑफ s कितना हो गया, 6। तो चलो अब देखते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। कंडीशन 1, इवेंट ए, इवेंट ए, ठीक है, इवेंट ए। और क्या पूछा, क्या बोला हमने, प्राइम नंबर अपीयर्स ऑन अपर फेस, ठीक है। तो मैंने अब प्राइम नंबर, अब कई बार हमें प्राइम नंबर क्या होता है यही नहीं मालूम होता है। तो प्राइम नंबर वो होता है बेटा जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, ठीक है। तो क्या 1 प्राइम नंबर है, नो। ध्यान रखना प्राइम नंबर की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, 2 से। 2 3 5, ये प्राइम नंबर है। तो n ऑफ a कितना हो गया आपका, देखो 1 2 3। अब प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेटा ऐसे लिखते हैं, p a। अब देखो फॉर्मूला है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं। तो 3/6, आंसर आ गया 1/2। ओके, अब इवेंट ए हो गया। अब चलो इवेंट बी के पास चलते हैं, हम इसी में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब इवेंट बी में आपको बोल दिया गया कि ऑड नंबर अपीयर्स ऑन अपर फेस। अब ऑड नंबर क्या होता है जानते हो,
नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर जहाँ तक मुझे याद है कि उसे हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो किसी से डिविजिबल नहीं होती, सम विषम एंड ऑल दोस थिंग्स। बी। अब ऑड नंबर ऑन अपर फेस, मैंने कहा ऑड नंबर मतलब क्या है, जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो कौन कौन से नंबर है वो, 1 है, 3, 5, वापिस से आ गया। सो n ऑफ b इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी निकालना है, n ऑफ b इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, 3/6, 1/2। ओके। अब इवेंट चेंज, प्राइम नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। इवेंट सी, आपको बोल दिया गया कि इवन नंबर अपीयर्स ऑन अपर फेस। अब इवन नंबर आएगा। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आएंगे। तो क्या 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं। 2 आता है, यस। 4 आता है, यस। 6 आता है, यस। सो n ऑफ c इक्वल टू 3, देयरफॉर p ऑफ c इक्वल टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s, 3/6, दिस इज 1/2। ओके। अब आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास में। हमने फोर्थ इवेंट डी लिया, ठीक है। हमने फोर्थ इवेंट में क्या लिया, डी लिया, और डी में आ गया कि इवन प्राइम नंबर अपीयर ऑन अपर फेस। इवन प्राइम नंबर, अब आप जानते हैं इवन मतलब मैंने क्या था, जो 2 के टेबल में आता है। बट प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आए। तो आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इकलौता ही इवन प्राइम नंबर होता है। देयरफॉर p ऑफ d इक्वल टू n ऑफ d अपॉन n ऑफ s, दिस इज 1/6। ये रहा। तो ये हमारा कुछ खेल था, किसके साथ में, डाइस के साथ में, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। डाइस का खेल तो हो गया, अब प्रोबेबिलिटी ही चल रही है। तो अब आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी की बात हो और कार्ड की बात ना हो तो कैसे चलेगा। यस, तो आपको मालूम है कि ताश के पत्ते में 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। रेड कार्ड के भी 2 पार्ट होते हैं, 13 हार्ट शेप के होते हैं, यानी आपका दिल का शेप, एंड 13 डायमंड शेप होते हैं, ठीक है। ब्लैक में भी आपके 2 टाइप के कार्ड होते हैं, 13 क्लब होते हैं और 13 स्पेड होते हैं, राइट। अब जब हम ताश अब कार्ड देखते हैं तो कार्ड में एक राजा, एक रानी और एक जोकर होता है, ठीक है। तो इसमें भी 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जोकर। इसमें भी 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जोकर, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जोकर, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जोकर। तो देखो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा ये 12 आपके उसमें होते हैं फेस कार्ड। ये जो राजा रानी होते हैं इनको बोलते हैं फेस कार्ड। और इक्का, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं इक्का, जिसपे ए लिखा रहता है खास करके, वो सब में एक एक होता है। तो आपके ताश की गड्डी में 4 एस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड एंड 4 एस कार्ड ये होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखो। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे भी लगे कि फ्रॉम अ वेल shuffled
pack of card, a card is drawn randomly, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी तो लिखा हुआ ही है, तो चलो अब अलग अलग कंडीशन वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा था कि सर सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या 52 कार्ड लिखते बैठेंगे? नहीं, तो सीधा लिखना है कि देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक, देयरफॉर n ऑफ s इक्वल टू 52। अब इमेजिन करो कि चलो पहला इवेंट आ गया, इवेंट ए, क्योंकि मैंने एक ही कार्ड निकाला है, इवेंट ए, ठीक है। कार्ड ड्रॉन इज किंग। अब कार्ड ड्रॉन इज किंग, तो किंग कितने देखो जरा, 1 किंग, 1 2 3 4 किंग होते हैं। अब लिखना कैसे इसको देखो, तो लिखेंगे देयर आर 4 किंग इन ए पैक ऑफ कार्ड, 4 किंग होते हैं। सो देयरफॉर n ऑफ a इक्वल टू 4, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी n ऑफ a अपॉन n ऑफ s 4 अपॉन 52। अब कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, नहीं बेटा ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 जा 4 एंड 4 13 जा, तो 1 अपॉन 13, ये आपका आंसर आ गया। नंबर 2, अगर आपको इवेंट बी आ जाए कि कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, ठीक है। अब स्पेड, तो हमने देखा कि हमारे एक 52 पैक ऑफ कार्ड में कितने स्पेड हैं, 13 स्पेड कार्ड हैं, ओके। सो देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स इन ए पैक, देयरफॉर n of b is equal to 13, therefore p of b is equal to n of b upon n of s, 13 upon 52, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो बेटा इस तरीके से हमने कॉइन, डाइस और पैक ऑफ कार्ड के सम्स देखे, इनको ध्यान में रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं, ओके। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, आपको और कुछ सम्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियोस आपको कल मिल जाएंगे, ओके। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, अपनी पढ़ाई ध्यान से कीजिए। डू नॉट बी अ प्रेशर कुकर, वर्क हार्ड स्मार्टली हार्ड, ठीक है। थैंक यू।